दोस्तों नमस्कार। सबसे पहले आप सबको होली की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। और आज मैं ओम शांति 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 की कामना करना चाहूँगा। जैसा कि आप सबको पता ही है कि जिस तरीके से इजराइल ने ईरान पर अचानक से अटैक किया, उसके सुप्रीम लीडर खामनेई मारे गए, उनके साथ और भी जो उनके चीफ कमांडर्स थे वो भी मारे गए, उनकी फैमिली के कई लोग मारे गए। उसके बाद अपने बचाव में अमेरिका ने भी स्ट्राइक शुरू कर दी। और उसके बाद ईरान की तरफ से जो बदले की कार्रवाई शुरू हुई, उसने पूरे के पूरे अरब दुनिया को, पूरे मिडिल ईस्ट को अपनी जद में ले लिया है। अब उसकी कार्रवाइयों का दायरा देखिए। एक तरफ वो साइप्रस में अटैक करता है, जहां ब्रिटेन का एक नौसैनिक अड्डा है, एयरफोर्स का अड्डा है। दूसरी तरफ वो इजराइल, जॉर्डन, सऊदी अरेबिया, कुवैत, बहरीन, यूएई, कतर, सभी देशों में लगातार मिसाइल छोड़ रहा है। और ऐसा देखकर लग रहा है कि उसके सबसे बड़े निशाने पर जैसे यूएई है। इजराइल तो है ही, लेकिन यूएई को तो उसने जैसे तबाही मचा रखी है। जिस तरीके से दुबई, अबू धाबी और आसपास के इलाकों में उसकी मिसाइलें गिर रही हैं, ये बेहद खतरनाक है। तो अब तमाम लोग यहाँ भारत में एक स्यापा शुरू हो गया है। स्यापा ये है कि साहब, कुछ लोग तो छातियां पीट रहे हैं, तो दूसरी तरफ अपोजिशन है, वो सरकार पे दबाव बना रहा है कि साहब आप ईरान के साथ क्यों नहीं खड़े होते। तो अब देखिए, ईरान का जो मसला है, भारत के संबंध ऐतिहासिक हैं, सांस्कृतिक हैं, हमारी उनसे सिविलाइजेशन जुड़ी हुई है, ये एक अलग बात है। लेकिन आपको ये भी देखना पड़ेगा कि जो आज की तारीख में वहाँ जो इस्लामी रिजिम बैठी हुई है, बीते करीब 10-15 सालों से उसने अपना रुख बदला है भारत के लिए। वो लगातार, जो पहले कभी कश्मीर पे नहीं बोलते थे, उन्होंने कश्मीर पे बोलना शुरू कर दिया। हमास के कुछ आतंकवादी आए और उन्होंने कश्मीर में ट्रेनिंग देने की कोशिश की, आतंकवाद को एक नया आयाम देने की कोशिश की। उसके बाद दिल्ली में दंगे हुए, तब ईरान की तरफ से कमेंट्री आ गई कि साहब मुसलमानों की सेफ्टी करें। इसके बाद ईरान के ऊपर प्रतिबंध भी लगते हैं। तो कुल मिला के स्थिति ये है कि भारत का ईरान के साथ इस समय जो लेना देना है, क्योंकि विश्व में कूटनीति और राजनीतिक संबंध आपसी हित से जुड़े होते हैं, ना कि भावनाओं से। तो अब एक तरफ अरब देश है, इसराइल है, दूसरी तरफ ईरान है। तो ईरान के साथ भारत का जो कुल व्यापार है वो तकरीबन तकरीबन $2.25 अरब का है। जबकि अरब देशों के साथ जो हमारा ट्रेड है, उसमें से केवल $100 अरब तो हम यूएई के साथ ट्रेड करते हैं। ये कुल मिला के $200 अरब से ज़्यादा का ट्रेड है। तो आप मानिए कि उनके पास ईरान के साथ हमारा ट्रेड बामुश्किल उस इलाके में होने वाले ट्रेड के मुकाबले 1% है। तो जाहिर सी बात है। और दूसरी बात यह है कि अगर ईरान के साथ हमारे संबंध हैं, भावनात्मक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं, ऐतिहासिक संबंध हैं, सभ्यता के संबंध हैं, तो उतने ही गाढ़े संबंध हमारे अरब दुनिया के साथ भी हैं। आप इंडस वैली के समय से याद करिए कि किस तरीके से मेसोपोटामिया और बाकी जगहों से भारत के संबंध थे। उसके बाद फिर और आगे के युग में इजिप्ट तक हमारे संबंध रहे। भारत से अलजबरा किस तरीके से वहाँ पहुँची, बीजगणित पहुँची, और जो ये अंकों की प्रणाली है वो भी अरब के माध्यम से पूरे यूरोप में फैली। तो ऐसा नहीं है कि अरब के साथ हमारे संबंध नहीं है। अरबों के साथ हमारा संबंध सबसे पुराना है कि जब सोलोमन के समय, यहूदियों के जो राजा थे, सोलोमन के समय 800-900 बीसी के आसपास केरल पर उसके जहाज आए थे। उसके बाद अरब के व्यापारी लगातार केरल आते थे, यहाँ से मसाले जाते थे। तो संबंधों की जहाँ तक बात है, तो ईरान और अरब हमारे लिए कोई खास अंतर नहीं है। अब सवाल आता है कि इस मौके पे क्या करना चाहिए। तो जाहिर सी बात है कि एक तरफ ईरान है, दूसरी तरफ तमाम अरब देश हैं जिनके साथ हमारा बहुत अच्छा व्यापार है। हम उन पर एक तरीके से तेल पे भी आश्रित रहते हैं। तो भारत जो कर रहा है वो अपने हिसाब से अपने हित देख कर कर रहा है। अब केवल आप इमोशंस के एक दबाव बनाकर कि ठीक है, यहाँ पर शिया पॉपुलेशन अच्छी खासी है, कुछ एक
मुस्लिम तबका भी है। लेकिन आप ये क्यों भूलते हैं कि जब इराक में सद्दाम हुसैन के साथ जो हुआ, उस समय ईरान क्या कर रहा था? क्या ईरान ने कोई जिहाद का ऐलान किया था? नहीं। इवन ईरान और इराक के बीच में लंबा युद्ध चला था, बहुत लंबे समय तक युद्ध चलता रहा। और इसी तरीके से और भी तमाम वाक़यात हुए कि जब ईरान का सूरज बिल्कुल अलग रहता था। अब सद्दाम के खात्मे के बाद खामनेई को ये लगा कि अब हम खलीफा बनने की ओर आगे चलते हैं, इस्लामी दुनिया का खलीफा बनते हैं। तो उनका एक इस्लाम का अपना वर्जन है जिसमें कि शहादत, जिहाद सारी चीज़ें मिक्स होकर चलती हैं। तो उस वर्जन को तो हम स्वीकार कर नहीं सकते। तो इस चीज़ को हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर मान लीजिए आज खुदा न खास्ता ईरान जीत जाता है इस जंग को, तो वो क्या करेगा? तो सबसे पहले तो वो न्यूक्लियर बॉम्ब बनाएगा। उसके बाद एक उसकी धमकी शुरू होगी अरब देशों को, एक धमकी यूरोप को वो देगा, क्योंकि यूरोप उसके बॉर्डर एरिया से बहुत दूर नहीं है। उसके बाद वो आसपास अपना धमक दिखाने शुरू करेगा, क्योंकि भूलना नहीं चाहिए कि पर्शिया ग्लोबल एम्पायर रहा है किसी ज़माने में। और जितने भी तान हैं एक तरीके से वो ईरानी कल्चर और लैंग्वेज से जुड़े रहे हैं। तो एक उनके ईरानी माइंडसेट है कि एक बार हमें फिर से एक ग्लोबल ऑर्डर खड़ा करना है। तो ये मौका अगर उन्हें लगता है तो इस बार, पिछली बार की बात अलग थी, इस बार उनके साथ एक कट्टरपंथी इस्लाम है। इस्लाम का एक कट्टरपंथी स्वरूप है जो सारी दुनिया को एक झंडे के तले लाना चाहता है। एक सी फिलॉसफी, एक सी ड्रेस, एक से ख्यालात, सारी चीज़ों को एक करना, ये दर स्तर की तानाशाही है। जैसे कि कई लोग करने की कोशिश करते हैं, तो हम इस रास्ते पर नहीं चल सकते। भारत डाइवर्सिटी वाला देश है, बेशक हम एक हैं, लेकिन इसके भीतर एक अनेकता है और सबका सम्मान है। हमारा उत्तर भारत अलग है, दक्षिण भारत अलग है, नॉर्थ ईस्ट है, सारी चीज़ें हैं। सबके भाषा, बोली, पहनावे, रिलीजन के स्तर पर तमाम कितने अंतर हैं। तो जो ईरान का वर्जन है सभ्यता का इस समय, आज की तारीख में जो वो वर्जन लेके आए हैं, वो हमको स्वीकार नहीं है। तो भारत जो फैसले कर रहा है, अगर आप आर्थिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी ठीक है, अगर आप सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखेंगे तो भी ठीक है, और इसके साथ और तमाम बातें हैं। अब आ जाते हैं भारत के अपोजिशन के ऊपर, ये क्यों दबाव बना रहा है कि साहब आप ईरान के साथ चलें? तो इसके कई कारण हो सकते हैं। अब जैसे कि कांग्रेस है, तो याद करिए कि जवाहरलाल नेहरू जी के जो दामाद थे फिरोज गांधी साहब, वो एक ईरानी ही थे, लेकिन वो पारसी थे। और इन पारसियों का क्या इतिहास है? इनको जब ईरान में इस्लाम आ गया और वहाँ इस्लामी हुकूमत कायम हो गई, तो पारसी जो दुनिया का सबसे पुराना प्राचीन धर्मों में से एक है, आर्यों, वैदिक आर्यों के तरीके से, वो भी आ रही थे, वैदिक आर्यों की ही एक ब्रांच है जो पारसी धर्म है। तो उन पारसियों को देश से बाहर निकाल दिया था। पारसी धर्म को जिस जगह वो पैदा हुआ, जिस जगह से वो फैला, एक समय वो आधी दुनिया का धर्म हुआ करता था, उसको वहाँ जगह नहीं मिली और उन पारसियों को भारत में आकर शरण लेनी पड़ी, गुजरात में। और वहाँ से पारसी पूरे भारत में इधर उधर और भी जगहों पर बसते हैं। तो फिरोज गांधी, अब कांग्रेस इससे किस निगाह से देखती है तो कहना मुश्किल है, लेकिन ये ध्यान रखना चाहिए कि फिरोज गांधी ईरानी तो थे, कांग्रेस के अंदर एक ईरानी खून तो है, लेकिन पारसियों के साथ जो अत्याचार वहाँ हुए थे ईरान में, उनको भी याद रखना चाहिए। तो कुल मिलाकर इस तरह की इमोशनल बातों में फंसने का कोई चांस नहीं है। और जो भी फैसला हो, भारत सरकार जो भी कर रही है सोच समझ के ही फैसले लिए जाते हैं। तो मेरे हिसाब से ये ठीक ही है। इस समय वन वर्सेस ऑल की लड़ाई ये बनती दिख रही है। और हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि ईरान के रिलेशन चाइना के साथ बहुत अच्छे हैं, जो हमसे बेहतर है। तो ये सब चीज़ें भी देखी जाती हैं। रही बात रशिया की, तो रशिया के साथ हमारे रिलेशन है वो इन बातों से प्रभावित भी नहीं होते हैं, बहुत पुराने रिलेशन हैं और वो कुछ बड़ी व्यावहारिक और प्रैक्टिकल चीज़ों पर भी आधारित है। रशिया को भी ये बात पता है, हमें भी ये बात पता है। तो उसमें कोई बड़ा बदलाव किसी स्टैंड को लेने से आएगा तो इससे कोई, मुझे नहीं लगता कि कोई फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि रशिया और सऊदी अरेबिया के बीच भी बहुत अच्छे कॉन्टैक्ट हैं। इधर हालिया दिनों में इसराइल और
रशिया के बीच में डिप्लोमेटिक संबंध बहुत अच्छे हुए हैं, आपस में बातचीत होती है पुतिन साहब और नेतन्याहू साहब की। तो कुल मिला के स्थितियाँ देखते हैं, और भारत के लिए तो मैं यही उम्मीद करूँगा कि शांति बनी रहे, हम किसी युद्ध में न फंसें। हमें अपना ध्यान अपने व्यापार पे, लोगों की भलाई पे देना चाहिए, क्योंकि ये हमारे बनने का समय है। युद्ध में किसी का फ़ायदा, नफ़ा, नुकसान आप सब जानते हैं कि युद्ध में क्या होता है। युद्ध में तबाही होती है, आखिरी में जो युद्ध का परिणाम है वो तबाही है। तो जितना बेहतर है हम युद्ध से दूर रहें, लेकिन हमें ये भी नहीं भूलना चाहिए कि हमारे व्यापारी जुड़े हुए हैं। तो आज इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदा लूँगा। आप सबको होली की एक बार फिर से हार्दिक शुभकामनाएँ, और एक बार फिर से शांति की कामना करूँगा कि विश्व में स्थिरता बनी रहे, लोगों का जीवन स्तर ऊंचा उठे, और ये जो बवाल और फसाद दुनिया में पैदा हुआ है ये जल्दी से जल्दी ख़त्म हो। जय हिंद।